गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ जो लैंग्वेज के जो बेसिक हैं उसको हम जानते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे सी टेट में और यूपी टेट में भी। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल और कॉन्सोनेंट हम पढ़ते हैं। देयर आर 26 लेटर एंड 5 अल्फ़ाबेट एंड 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की। साउंड मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं तो क्या निकले, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, यानी स्वर निकले और व्यंजन निकले। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला एग, तो ई जो है ना, ई, ये सब क्या है, वॉवेल है। ठीक है ना। तो ये जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये साउंड है, वॉवेल साउंड। तो ऐसे ही साउंड होता है। ठीक है, तो वॉवेल का भी साउंड होता है, कॉन्सोनेंट का भी साउंड होता है। तो ऐसे हमारे वॉवेल्स के साउंड कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, और हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, दोनों मिला के कितने होते हैं, 44 साउंड हैं हमारे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें से 20 वॉवेल के हैं और 24 कॉन्सोनेंट के हैं। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट के हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश पेडागॉजी में आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो आप बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंडो यूरोपियन फैमिली। ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ का फैमिली है, इंडो यूरोपियन, जर्मीनियन का है। ठीक है ना, इंडो यूरोपियन फैमिली है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ नीचे के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, बाईलिंगुअलिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाईलिंगुअलिज्म हम जानते हैं किसको बोलते हैं, ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। कोई ऐसा आदमी जो दो लैंग्वेज बोलता हो। ठीक है, जैसे आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश और हिंदी अगर आप दोनों बोलते हैं तो आप क्या हैं, बाईलिंगुअलिज्म है। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो दो लैंग्वेज बोल सकता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, बाईलिंगुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं सी टेट में, और पूछा भी है। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे हमारा पॉलीग्लॉट्स। पॉली नाम से ही आपको पता चल रहा है, पॉली, मोनो मतलब क्या होता है, एक, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, यानी पॉलीग्लॉट्स। पॉलीग्लॉट्स मतलब क्या होता है, ए पॉलीग्लॉट्स कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज। जो पॉलीग्लॉट्स होते हैं वो कितने लैंग्वेज बोल सकते हैं, 5 से 10 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट्स बोलेंगे। यानी ऐसे लोग जो 5 से 10 लैंग्वेज बोलते हों उनको हम पॉलीग्लॉट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर कोई 6 लैंग्वेज जानता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी पॉलीग्लॉट्स ही बोलेंगे। ठीक है ना, 5 से 10 लैंग्वेज बोला है, तो 5 से लेकर 10 के बीच में जो भी रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉलीग्लॉट्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, मल्टी लैंग्वेजिज्म। मल्टी नाम से ही पता चला है, मल्टी मतलब ज़्यादा। ठीक है ना, तो मल्टी लैंग्वेजिज्म किसको बोलते हैं, ए पर्सन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस। एक ऐसा आदमी जो 10 से भी ज़्यादा भाषाओं के बारे में जानता है, बोलता हो। ठीक है, 10 से ज़्यादा भाषा के बारे में क्या करता हो, बोलता हो। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे मल्टी लैंग्वेजिज्म कौन होता है, आप देखते होंगे एयर हॉस्टेजेस होती हैं। ठीक है ना, एयर हॉस्टेजेस मल्टी लैंग्वेजिज्म होती हैं। वो ज़्यादातर क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो क्या करती हैं, विजिट करती हैं, जाती हैं। ठीक है, तो वो उनको मल्टीलिंग्विज्म आनी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर भी क्या होता है, कभी कभी अलग अलग देशों से बैठता है। ठीक है, आपके एरोप्लेन में, तो क्या होता है, उनको बात करने में दिक्कत होगी। तो इसी वजह से एयर हॉस्टेज को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है, मल्टी लैंग्वेजिज्म उनको बताया जाता है, लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे उनको लैंग्वेज बताया जाता है, 15 से 20 लैंग्वेज वो लोग जानती हैं। ठीक है, तो मल्टी लैंग्वेजिज्म होती हैं। ठीक है, वो चाहे तो 22 लैंग्वेज जान सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज हैं तो उनको मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ए पर्सन स्पीक मोर देन 10 लैंग्वेजेस, मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोनीम। फोनीम फोन से बना हुआ है। ठीक है ना, फोन एक तरह का क्या होता है, ये हमारा एक स्मॉल यूनिट है लैंग्वेज का। ठीक है ना, यूनिट ऑफ साउंड भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, तो हमारा क्या है, ये साउंड है, ये जब मिलता है तो हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। यानी ये जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके जो साउंड्स होते हैं, इनको मिलने पे क्या होता है, एक वर्ड बन जाता है। तो ये जो साउंड्स हैं ना, इन्हीं को हम फोनीम बोलते हैं। ठीक है, फोनोलॉजी भी एक होता है। फोनोलॉजी मतलब क्या होता है, उस फोनोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी हम लोग साउंड के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फोनोलॉजी हो जाता है।
उसी से रिलेट है ये भी, फोनीम, ठीक है ना। ये भी स्टडी ऑफ साउंड है, या साउंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कि यूनिट है इसका फोनीम, और उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साउंड का, ठीक है। ये दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सिमेंटिक्स पे। सिमेंटिक्स क्या होता है, इन सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मीनिंग इन ए सेंटेंस और फ्रेजेस, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस में क्या करते हैं, उसके मीनिंग को स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग को यानी मतलब को, या उसके जो अर्थ होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सिमेंटिक्स उसको हम बोलते हैं ना, जैसे एक सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स में क्या होता है कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेंटेंस होगा तो एक क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक वे से रहता है। सिस्टमेटिक वे का कहने का मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप, जैसे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इस तरह होता है सिस्टमेटिक, तो उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक्स क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंटैक्स को फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिमेंटिक्स कुछ भी हो सकता है, बस उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर सेंटेंस भी तो मीनिंगफुल होता है, सेंटेंस की भी तो जो डिफिनीशन होती है यही होती है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की बेशक ये डिफिनीशन होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, लेकिन जो भी सेंटेंस होते हैं वो भी इसी सिंटैक्स के तहत होते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट, वर्ब और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हमारा ज़रूरी नहीं है जो सिमेंटिक्स हो वो ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में हो, यानी अरेंज ज़रूरी नहीं है कि हो कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहले वर्ब आ जाए, हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, बाद में सब्जेक्ट आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में जो सिमेंटिक्स होता है वो हम क्या करते हैं, सेंटेंस के जो मीनिंग होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं। वैसे आप एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा सिमेंटिक्स के बारे में, ठीक है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है कि सिमेंटिक्स यही होता है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए सेंटेंस, उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे सिंटैक्स, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। सिंटैक्स क्या करता है, इट्स रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस है तो उसका एक सिस्टमेटिक वे होगा, स्ट्रक्चर होगा कि आप सेंटेंस कैसे बनाते हो। आप जैसे टेंस पढ़ते हो ना, टेंस में आप क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस पढ़ते हो ना, उसका 4-4, 5-5 जो भी 4-4 भाग होते हैं वो पढ़ते हो आप। तो वो किस लिए होता है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, ठीक है ना। यानी हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कोई ना कोई वर्ब आएगा या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो आए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे क्या करते हैं आप, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सिंटैक्स हमारा क्या करता है, यही रिफ़र करता है, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिफ़र करता है, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। फिर उसके बाद स्क्रिबल है, ठीक है। स्क्रिबल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, एक बार ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रिबल, राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली। राइटिंग क्विकली एंड केयरलेसली का मतलब ये है कि तेज़ी के साथ लिखना और लापरवाही के साथ। तो लापरवाही तो होगी, जब तेज़ी रहेगी तो लापरवाही होगी, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना। आप भी जानते हैं कि कोई आप जल्दी में काम करते हैं तो वो बिगड़ जाता है, लापरवाही उसमें हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि कोई भी काम तेज़ी से ना करें, आराम से करें, लापरवाही ना हो। तो कहने का इसमें ये मतलब है, स्क्रिबल जो पूछा था तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये छोटे बच्चों के लिए होता है 2 to 4 ईयर्स, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि कोई भी पेन लेते हैं और कोई भी बुक या नोटबुक मिलता है तो क्या करते हैं, स्क्रबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसको बोलते हैं लाइन खींचना, चिचरी खाचना, जो भी आप समझ लें, जो आप भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। यानी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा लाइनिंग, गाजू माजू जो कहते हैं हम लोग, लाइनिंग, ठीक है, चिचरी खाचना। दीवालों पे आप देखते हैं कि दीवार अच्छा पेंट रहता है, उसको वो और सुंदर बना देते हैं लाइन खींच खींच के, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे हैं, उनके में बौद्धिक क्षमता कम है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको कहाँ लाइन खींचना है, ठीक है। तो जहाँ मन करता है वहाँ लाइन खींचना स्टार्ट कर देते हैं, वही हमारा क्या है, स्क्रिबल है, ठीक है। आई होप इसको समझ में आया होगा आप लोग को।
इसके बाद ये दो L1 और L2 बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा एक बार और हम डिस्कस करते हैं। L1 रिफर्स टू मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। और L2 क्या होता है हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है और फॉरेन लैंग्वेज होता है। चलिए पहले L1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे जो आप एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था, जो लैंग्वेज आप एक्वायर कर रहे हैं यानी जो आप लैंग्वेज ग्रहण करते हैं, वो आप एक्विजिशन कहाँ ग्रहण करते हैं? अपने फैमिली में ग्रहण करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि हम जो लैंग्वेज अपने घर पे बोलते हैं वही हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उसको इमिटेट करते हैं, ठीक है, यानी कॉपी करते हैं, सुनते हैं और उसी को बोलने का प्रयास करते हैं। उनको कहीं सिखाया नहीं जाता है कि नहीं तुम ये बोलो, ठीक है, वो खुद सुनते हैं और सीखते हैं। यानी हमारा L1 रिफर कर रहा है कि L1 हमारा क्या है, मदर टंग है, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है, इन्वायरमेंट से वो चीज़ सीख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा L1 रिफ़र करता है, जो हमारा मदर टंग है, जो हमको कहीं पढ़ने और सीखने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने आप सीखते हैं, इन्वायरमेंट से, फैमिली से, घर से, ठीक है, यहाँ से हम सीखते हैं। L2 क्या रिफ़र करता है? ये सेकेंड लैंग्वेज को रिफ़र करता है, यानी फॉरेन लैंग्वेज को रिफ़र करता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ें, उर्दू पढ़ें, कोई और लैंग्वेज पढ़ें, ठीक है, जापानीज़, चाइनीज़ या फिर आपका फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये जो हम अगर कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, यानी एक्चुअल में पढ़ते क्या है मतलब सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, L2, ठीक है ना। L2 उसको बोलते हैं, यानी लैंग्वेज 2 होता है वो, ठीक है, यानी सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज भी उसको बोलते हैं। तो वो हम कहीं जाके स्कूल में कहीं और भी ट्यूशन लेके वो उसको हम सीखना चाहते हैं, तो जो हम लर्न करते हैं वो L2 होता है और जो हम नेचुरल सीखते हैं वो L1 होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा L1 और L2 के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, इतना ही टॉपिक में है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते नहीं हैं हम, आप जानते ही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।